हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने ज्यामितीय समानता खत्म कर लिया था, संरचनात्मक समानता खत्म कर लिया था और उसके सारे के सारे अपन ने एग्जांपल्स ले लिए थे। किस किस तरीके से उसमें सवाल बन सकते थे वो सारे सवाल अपन कर चुके हैं। ठीक है, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि जो कॉपी में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सवाल में थोड़ा बहुत चेंजेस करके तो दे ही सकता है। ठीक है, आज अपन लोग एक नया समावता पढ़ने जा रहे हैं बेटा, जिसको संरूपण समावता कहते हैं। संरूपण समावता त्रिविम समावता का पार्ट है बेटा। और संरूपण समावता पढ़ने के लिए पहले अपने को क्या जानना पड़ेगा कि कार्बनिक यौगिकों को किस तरीके से त्रिविमीय में देखा जा सकता है, दर्शाया जा सकता है। बात समझ में आती है? तो सबसे पहले अपन वहां से स्टार्ट करेंगे। बिना उसके क्या है, संरूपण समावता को पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं बेटा। हेडिंग लगाएंगे अपन लोग कार्बनिक यौगिकों का निरूपण। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों का निरूपण। पहले भी मैंने आपको कहीं जब शुरुआत में IUPAC स्टार्ट किया था, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि कार्बनिक यौगिकों का निरूपण वहाँ पे भी बताया था। वहाँ पे बंद रेखीय सूत्र, संगणन सूत्र, इस तरह से बात करी थी। ये वो नहीं है बेटा, ये त्रिविमीय में बात है। अब अपनी ओरिजिनल में कैसे कार्बनिक यौगिक दिखते त्रिविमीय में, उसकी बात चल रही। ठीक है, सबसे पहला हमारा किस तरीके से दिखेगा बेटा कार्बनिक यौगिक। सबसे पहला प्रक्षेपण है हमारा सोहॉर्स प्रक्षेपण। ठीक है, सोहॉर्स प्रक्षेपण की बात कर रहे हैं बेटा। यौगिक को जब अपन साइड में से देखते हैं, ठीक है, साइड व्यू की बात कर रहा हूँ, साइड में से जब अपन देखते हैं तो उसका सोहॉर्स प्रक्षेपण दिखता है हम लोगों को। और सोहॉर्स प्रक्षेपण कैसा दिखता है वो भी अपन बता देते हैं। मैं आपको मॉडल से भी दिखा दूंगा। पहले मैं आपको ऐसे दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको ऐसे देखने पर अगर फील आती है तो ठीक है, नहीं तो यौगिक को मैं मॉडल से तो दिखाई दूंगा। मान लो मेरे पास कोई यौगिक है, कार्बन कार्बन सिग्मा बंध बना हुआ है, एक्स वाई जेड तीन इस पे संयोजकता लगी हुई है और यहाँ पर एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश संयोजकता लगी हुई है। बात समझ में आती है आपको? अब मेरे को सोहॉर्स प्रक्षेपण बनाना है, तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच की जो ये सिग्मा बंध है उसको किससे बनाता हूँ मैं बेटा? एक टेढ़ी रेखा खींचता हूँ। एक टेढ़ी रेखा पे मैं सीधा वाई बनाता हूँ एक, और इधर भी एक सीधा वाई बनाता हूँ। ठीक है, इस कार्बन पे मेरा क्या है बेटा? एक्स लगा हुआ है, वाई लगा हुआ है, जेड लगा हुआ है। इस कार्बन पे भी मेरा एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश लगा हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पर एक्स वाई जेड लगा है, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश लगा है। ये कार्बन है, कार्बन की चार संयोजकता मैंने पूर्ण कर दी। एक कार्बन को दूसरे कार्बन से जोड़ दिया, बाकी एक्स वाई जेड से जोड़ दिया। इस कार्बन को एक्स डैश वाई डैश जेड डैश से जोड़ दिया और इस कार्बन को इस कार्बन से जोड़ दिया। बात समझ में आती है? ये हमारा सोहॉर्स प्रक्षेपण है। जब अपन साइड में से देख रहे हैं तो ये बात आके निकल रही है हमारे पास। ठीक है, अब इसको अगर मैं 180 डिग्री से घुमा दूं, 180 डिग्री से घुमाने पर बेटा स्लांट लाइन टेढ़ी रेखा तो वो की वही रहेगी। एक्स वाई जेड आगे वाला कार्बन मैंने सीधा रखा, केवल पीछे वाले कार्बन को घुमा रहा हूँ और पीछे वाले कार्बन को घुमा रहा हूँ तो देखो क्या होगा, जेड डैश तो यहाँ पे चले जाएगा बेटा, एक्स डैश यहाँ पे चले जाएगा और वाई डैश यहाँ पे चले जाएगा। बात समझ में आती है आपको? ठीक है, जब आप यौगिक को इस तरफ से आंखों से देख रहे हो, ठीक है ना, इस तरफ से मैंने एक आंख को बंद करके देखा बेटा, तो मुझे क्या नजर आएगा बेटा यहाँ पर कि ये जो एक्स वाला बंध है, ये कार्बन एक्स वाला जो बंध है, इस कार्बन एक्स वाले बंध के पीछे जस्ट पीछे कार्बन एक्स डैश वाला बंध आ रहा है। कार्बन वाई के पीछे कार्बन वाई डैश वाला बंद आएगा, कार्बन जेड के पीछे कार्बन जेड डैश वाला बंद आएगा। मतलब मुझे पीछे वाले बंद नहीं दिखेंगे जब मैं इधर से देखूंगा, केवल मुझे कार्बन एक्स कार्बन वाई कार्बन जेड वाले बंद ही दिखेंगे, पीछे वाले नहीं दिखेंगे। तो ऐसे रूप को जिसमें आगे वाले बंद तो दिखते पीछे वाले नहीं दिखते, आगे वाले बंदों ने पीछे वाले बंदों को पूर्ण रूप से ढक लिया है, उसको बोलते हैं बेटा अपन ग्रसित रूप। क्या बोलते हैं? ग्रसित रूप, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इक्लिप्स्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं? इक्लिप्स्ड फॉर्म। अब यहाँ पर देखूंगा बेटा मैं वैसे ही, तो x और y के बीच में मुझे z डैश नजर आएगा, y z के बीच में मुझे x डैश नजर आएगा और x और z के बीच में मुझे y डैश नजर आएगा। ऐसे रूप को बोलते हैं बेटा हम लोग सांतरित रूप। क्या बोलते हैं हम लोग? सांतरित रूप बोलते हैं बेटा। और सांतरित रूप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टैगर्ड फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, स्टैगर्ड फॉर्म बोलते हैं। यौगिक को कहाँ से देख रहा हूँ मैं? इस यौगिक को मैं साइड से देख रहा हूँ बेटा। इस कार्बन कार्बन के सापेक्ष मैंने यहाँ पर घूर्णन दिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था सिग्मा बंध में मुक्त घूर्णन संभव है। 180 डिग्री से घुमाया है मैंने। आओ मॉडल से समझते हैं इसी बात को बेटा, यहाँ पे ध्यान दोगे आप। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं तो ये दोनों काले काले जो हैं ये कार्बन है हमारे लिए। ठीक है, नीले वाले को एक्स मान लो, हरे वाले को वाई मान लो और सफ़ेद वाले को जेड मान लो। ठीक है, मैं साइड से देख रहा हूँ बेटा, साइड से देखूंगा तो ये यौगिक कुछ इस तरह से दिख रहा है मुझे। इस तरीके से बात आ रही है। ये x था हमारा नीला वाला, ये y था हरा वाला और z क्या था हमारा सफ़ेद वाला। तो उसी रूप में बना लेते हैं x डैश y डैश z डैश। ठीक है, जब मैं साइड से देख रहा हूँ तो कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है बेटा। तो आप ध्यान से देखोगे तो इस चीज़ को मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। जब आप x को देख रहे हो तो x डैश छिप गया, y को देख रहे हो तो y डैश छिप गया और आप जब z को देख रहे हो तो z डैश छिप गया। ठीक है,
ये आगे वाले बंद ने पीछे वाले बंद को पूर्ण रूप से ढक लिया है, तो इस रूप को क्या बोलते हैं बेटा, ग्रसित रूप बोलते हैं। जबकि मैंने इसको 180 डिग्री घुमा दिया, देखो सिग्मा बंद के सापेक्ष आराम से घूमना संभव है। जब मैंने इसको घुमा दिया तो बेटा अब x और y के बीच में z आ रहा है ना, और अपन बात करें यहाँ पर ये क्या था हमारा y और z के बीच में बेटा x डैश आ रहा है, और यहाँ पर बात करें तो x और z के बीच में y डैश आ रहा है। बात समझ में आ रही है आपको, दिख रहा होगा आपको साफ साफ, ठीक है। तो दो बंद के बीच में एक बंद आ रहा है बेटा, उस रूप को क्या बोलते हैं बेटा, सांतरित रूप बोलते हैं। और ये देखो आराम से इसमें घूर्णन हो पा रहा है, ठीक है। साइड में से जब मैं देख रहा हूँ, ये कौन सा व्यू है बेटा, हमारा साइड व्यू है, और साइड व्यू में से मैं जब देख रहा हूँ तो इस तरीके से जो साइड व्यू होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, 100 हॉर्स प्रक्षेपण बोलते हैं। अब नेक्स्ट जो आपको बताने जा रहा हूँ वो कौन सा है बेटा, न्यूमैन प्रक्षेपण होता है। न्यूमैन प्रक्षेपण कैसा दिखता है वो बात करते हैं, उसके बाद उसको मॉडल से फिर से दिखा दूंगा मैं आपको। तो सेकेंड नंबर पर जो हमारे लिए बेटा वो क्या है, न्यूमैन प्रक्षेपण। न्यूमैन प्रक्षेपण जो है बेटा हमारे लिए वो क्या है, फ्रंट व्यू, सामने से देखने पर यौगिक कैसा दिखेगा। अभी अपन ने साइड व्यू देखा है, अब अपन फ्रंट व्यू देख रहे हैं बेटा, सामने से देखने पर यौगिक कैसा दिखेगा। तो पहले तो इधर देखो बेटा, ये जो हमारा ग्रसित रूप है, ये कार्बन है और ये भी कार्बन है। जब मैं इधर से, ये जो मैंने आंख बनाई है, इस आंख से अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ, एक आंख बंद करके देखूंगा, तो ये वाला कार्बन मुझे किसकी तरह नजर आएगा बेटा, डॉट की तरह नजर आएगा, और पीछे वाला कार्बन मुझे किसकी तरह नजर आएगा, गोले की तरह नजर आएगा। तो न्यूमैन प्रक्षेपण क्या है, सामने से देखना है यौगिक को। यहाँ पर मैंने डॉट की तरह जो नजर आया उस पर क्या क्या जुड़ा हुआ था बेटा, एक्स जुड़ा हुआ है, वाई जुड़ा हुआ है, जेड जुड़ा हुआ है, और पीछे जो गोला लगा हुआ है उस पर क्या क्या जुड़ा हुआ है बेटा, एक्स डैश जुड़ा हुआ है, वाई डैश जुड़ा हुआ है, और जेड डैश जुड़ा हुआ है। बात समझ में आती है आपको, एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश जुड़ा हुआ है। लेकिन ये दोनों अलग अलग तो है नहीं, और मैं सामने से देख रहा हूँ, सामने से देख रहा हूँ तो बेटा कैसा दिखेगा, ये डॉट होगा और पीछे गोला होगा, और डॉट पे क्या क्या लगा हुआ है बेटा, आगे वाले कार्बन पे क्या लगा हुआ है, आगे वाले कार्बन पे एक्स वाई जेड लगा हुआ है। पीछे वाले कार्बन दिखेगा ही नहीं बेटा, लेकिन फिर भी अपन हल्का सा उसको दिखाएंगे ताकि हमें पता रहे कि भाई पीछे वाले पे क्या लगा हुआ है। हालांकि ग्रसित रूप में दिखता नहीं है। ये डॉट वाला क्या है बेटा, डॉट वाला हमारे लिए फ्रंट कार्बन है, यानी कि आगे वाला कार्बन है, और ये गोला क्या है हमारे लिए बैक कार्बन है, यानी कि पीछे वाला कार्बन है। वापस इधर आओ, ये कौन सा कार्बन है बेटा, हमारा फ्रंट कार्बन है, और ये कौन सा कार्बन है बेटा, हमारा बैक कार्बन है। फ्रंट कार्बन से एक्स वाई जेड लगे, बैक कार्बन से एक्स डैश वाई डैश जेड डैश लगे हुए हैं। वही चीज मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ आपको, फ्रंट कार्बन डॉट की तरह दिखेगा बेटा, और पीछे वाला कार्बन गोले की तरह दिखेगा। फ्रंट वाले पे एक्स वाई जेड लगे हुए हैं, बैक वाले पे एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, जो नजर नहीं आने वाले। कौन से रूप में बेटा, ग्रसित रूप में। ये कौन सा रूप है हमारा, ग्रसित रूप है, इक्लिप्स फॉर्म है। लेकिन अब किस में बनाया मैंने, फ्रंट व्यू से बनाया, न्यूमैन प्रक्षेपण बनाया। वापिस अपन मॉडल से देखते हैं बेटा, यहां पर देखूंगा तो ये वाली बात आ रही है, ये फ्रंट व्यू है आपका, ये आपका आगे वाला कार्बन, ये आपका पीछे वाला कार्बन। आगे वाला कार्बन आपको डॉट की तरह नजर आएगा, पीछे वाला कार्बन आपको गोले की तरह नजर आएगा। एक्स वाई जेड आपको दिखेंगे डॉट पे लगे हुए, लेकिन पीछे वाले एक्स डैश वाई डैश जेड डैश आपको नजर नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा न्यूमैन प्रक्षेपण में बनाने के लिए भाई पीछे क्या लगा हुआ है इसको थोड़ा सा टिल्ट करके अपन दिखा देते हैं ग्रसित रूप में। हालांकि वो दिखेगा नहीं, ये बात तो कंफर्म है, लेकिन अपन त्रिविमीय में बात कर रहे हैं तो हमें दिखाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। ये तो था बेटा ग्रसित रूप। अगर इसी को मैं सांतरित रूप में बदलूं, यानी कि मुझे कितने डिग्री का घूर्णन देना बेटा, 180 डिग्री पे बात करूं मैं, तो आगे वाले कार्बन को तो मैंने वैसा का वैसा रखा एक्स वाई जेड की फॉर्म में, और पीछे वाले कार्बन को मैंने 180 डिग्री घुमा दिया, तो जेड डैश वाई डैश और एक्स डैश इस तरीके से आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा बेटा, हमारा सांतरित रूप, यानी कि स्टैगर्ड फॉर्म। ठीक है, वही फ्रंट कार्बन बैक कार्बन वाली स्थिति है। सर आगे वाला कार्बन तो घुमा ही नहीं, पीछे वाला घुमा है, तो भैया आराम से ऐसे घुमा सकता हूँ मैं। ये आगे वाला कार्बन है आपका, जिसपे मैं बार बार टक टक कर रहा हूँ। ठीक है, पीछे वाले कार्बन को देखो मैं आराम से घुमा सकता हूँ, ये मैंने घुमा दिया, ठीक है ना, सिग्मा बंद के सापेक्ष। ये आपका सांतरित रूप है, और ये आपका कौन सा था बेटा, ग्रसित रूप था। बात समझ में आई। ग्रसित मतलब आगे वाले ने पीछे वाले को ढक लिया, सांतरित में पीछे वाले ने आगे वाले को नहीं ढका, वो बीच में आ रहा है, इतनी सी बात है। ये कौन सा व्यू था बेटा, फ्रंट व्यू था न्यूमैन प्रक्षेपण में। 100 हॉर्स और न्यूमैन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा संरूपण इसी से खत्म हो जाएगा बेटा, 100 हॉर्स और न्यूमैन से। तो आपको 100 हॉर्स से न्यूमैन बनाना आना चाहिए, और न्यूमैन से 100 हॉर्स बनाना आना चाहिए, और मेरे हिसाब से वो आप आसानी से बना लोगे। कुछ भी नहीं करना। 100 हॉर्स में जो लेफ्ट वाला कार्बन था, देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ठीक है, कि अगर जिस तरीके से मैं आपको त्रिविमीय में खेलना सिखा रहा हूँ, आपको उसी तरीके से खेलना है, अदरवाइज आपके आंसर उल्टे आने लग जाएंगे। बात समझ में आ रही है। वापिस से इधर आ जाओ। अगर मैंने इस लेफ्ट वाले कार्बन को, बाएं वाले कार्बन को फ्रंट कार्बन बोला है, तो आपको भी फ्रंट ही मानना है, और इधर वाले कार्बन को आपको मैंने बैक कार्बन बोला है, तो आपको इसको बैक ही मानना है। आप इधर वाले को भी फ्रंट मान सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपके आंसर उल्टे पुल्टे आने लग जाएंगे, फिर मेरी गारंटी नहीं है।
मैं जैसा सिखा रहा हूँ आप वैसे सीख लो, आपको पेपर में नंबर लाने से मतलब है या फिर आपको नेतागिरी करने से मतलब है, सीधी बात है भैया। पेपर में नंबर लाना है तो सर जैसे सिखा रहे हैं वैसा सीख लो। लेफ्ट वाले को फ्रंट मानना है, दाएं वाले को बैक मानना है। इसको डॉट से लिखना है, इसको सर्कल से लिखना है। डॉट पे जो आइटम लगा हुआ है डॉट से लिख दो, सर्कल पे जो लगा हुआ है सर्कल से लिख दो। शांतरित में डॉट से XYZ सीधा Y से लिखा हुआ था और X डैश Y डैश Z डैश बेटा उल्टे Y से लिखा हुआ था। बात समझ में आती है आपको? तो वैसे ही मैंने सीधा Y और उल्टा Y बनाया है ना, ठीक है। तो ये न्यूमान प्रक्षेपण था। इसमें ग्रसित और शांतरित कैसे दिखता है वो मैंने आपको बता दिया। फ्रंट कार्बन बैक कार्बन बता दिया, कौन सा होगा दाएं बाएं वो बता दिया मैंने। तीसरे नंबर का क्या है बेटा अपना? तीसरे नंबर का फिशर प्रक्षेपण है, ठीक है। फिशर प्रक्षेपण, फिशर प्रक्षेपण में क्या है बेटा? त्रिविमीय संरचना को द्विविमीय में देखने की इच्छा है हमारी फिशर प्रक्षेपण से, 2D व्यू। और जितना भी अपन प्रकाशीय समावता पढ़ेंगे ना, पूरा का पूरा प्रकाशीय समावता में फिशर प्रक्षेपण से प्रकाशीय समावता को सॉल्व करना सबसे आसान होता है, ठीक है। तो अपन जब निरूपण देख ही रहे हैं तो सारा का सारा एक साथ ही देख लें। हालांकि अपना संरूपण में तो न्यूमान और सोहर से काम चल जाएगा, लेकिन फिशर के बारे में भी अपन बात कर लेते हैं थोड़ी सी। फिशर में बेटा दो तरह की लाइनें आती है। एक लाइन कैसी आती है बेटा? दो तरह की बातें। सबसे पहली बात क्या है? क्षैतिज रेखीय, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है, क्षैतिज रेखा जो होती है वो किसकी तरह होती है बेटा? वेज जैसी। उसको क्या बोलते हैं? वेज टाइप। वेज का मतलब क्या होता है बेटा? वेज का मतलब होता है हमारा इस तरह का चिन्ह। और इस तरह के चिन्ह का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इस तरह के चिन्ह का मतलब क्या है। बोर्ड के ऊपर या बोर्ड के अंदर, बोर्ड के तल के बाहर, है ना, बोर्ड के तल के बाहर, या फिर दर्शक की तरफ, जो देख रहा है ना उसकी तरफ आता हुआ, ठीक है ना, दर्शक की तरफ, ये वाली बात है, ठीक है ना। वेज टाइप का मतलब बोर्ड के तल के बाहर या दर्शक की तरफ। दूसरे टाइप का जो बंद होता है बेटा वो कौन सा होता है? वो होता है बेटा ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, ठीक है ना। तो ऊर्ध्वाधर रेखा जो होती है वो कैसी होती है? वर्टिकल लाइन होती है बेटा ऊर्ध्वाधर रेखा। और ऊर्ध्वाधर कैसी होती है बेटा? डैश टाइप लाइन होती है। डैश टाइप का मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? इस तरह की लाइन होती है आपकी। ये कैसी होती है बेटा? बोर्ड के तल के अंदर, है ना, बोर्ड तल के अंदर या फिर दर्शक से दूर। कैसी होती है बेटा? दर्शक से दूर की वाली बात है। जैसे अगर अपन उदाहरण के तौर पे देखें बेटा, तो जैसे मैंने ये लिख दिया, ये क्या है? हमारा फिशर प्रक्षेपण है। त्रिविमीय को हमने द्विविमीय में लिखने की कोशिश की, जिसमें जो हमारी क्षैतिज रेखा है बेटा, वो क्षैतिज रेखा तो किससे दर्शा रहे हैं अपन? वेज से दर्शा रहे हैं बेटा। और हमारी ऊर्ध्वाधर को किससे दर्शा रहे हैं बेटा? हम लोग डैश से दर्शा रहे हैं। ये चीज़ ऐसे लिखी हुई है मैंने। आप चाहो तो क्या कर सकते हो बेटा? ऐसा वाला यौगिक भी लिख सकते हो। इसका मतलब क्या है कि ये जो क्षैतिज पे रेखाएं आ रही है, ये तो क्या है? हमारी वेज वाली, ठीक है। और ये हमारी क्या है बेटा? डैश वाली। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये त्रिविमीय संरचना को मैंने द्विविमीय में लिखा हुआ है। ध्यान रहे कि हमेशा वर्टिकल रेखा यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा केवल एक ही होगी। क्षैतिज रेखा कितनी भी हो सकती है, 1 2 3 अनंत, लेकिन वर्टिकल वाली जो है, ऊर्ध्वाधर वाली जो है, वो एक ही रेखा होगी। बात समझ में आ रही है? इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो मॉडल के थ्रू। देखो इधर कि ये हमारा साइड व्यू था, ये हमारा फ्रंट व्यू था। अगर इसी को मैंने ऐसे खड़ा कर दिया और यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो XYZ की बात कर रहा हूँ, तो ये कार्बन कार्बन के बीच में ये रेखा है, इसको और ऐसे लिख दिया बेटा, तो ये तो हमारा क्या हो गया बेटा? वर्टिकल लाइन होगी, ऊर्ध्वाधर होगी। और क्षैतिज वाले की बात करूँ तो ये जो नीला सफ़ेद है, ये वाली हमारी कैसी होगी? क्षैतिज रेखा होगी। ये तुम्हारी तरफ आती हुई है, ये तुमसे हरा वाला तुमसे दूर जाता हुआ है। मतलब ये कुछ इस तरह से है संरचना, कुछ इस तरह से संरचना है, देख पा रहे हो आप, ठीक है। तो ये जो नीला सफ़ेद है, ये तो तुम्हारी तरफ आता हुआ है, और ये जो वर्टिकल वाले है उसमें हरा और हरा तुमसे दूर जाता हुआ है। ये आपका फिशर प्रक्षेपण है। लेकिन इसको मैं किस में लिखना चाह रहा हूँ बेटा? द्विविमीय में लिखना चाह रहा हूँ। तो द्विविमीय में मैंने क्या मान लिया? मैंने एक चीज़ मान के चल लिया कि भैया जो क्षैतिज रेखा है वो तो हमारी क्या है? वेज है, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो डैश है। वो मानते हुए मैंने उसको द्विविमीय में कन्वर्ट कर लिया। बात समझ में आई? 3 प्रक्षेपण मैंने आपको पढ़ा है, सोहर्स, न्यूमान, फिशर। एक और टाइप का प्रक्षेपण है जो कि वेज डैश है, जिसके बारे में आपको अच्छी खासी जानकारी है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। पहले यहाँ तक नोट डाउन कर लो आप। हाँ भाई, तो एक तो न्यूमान प्रक्षेपण पढ़ लिया, फिशर प्रक्षेपण पढ़ लिया, सोहर्स पढ़ लिया। अब चौथे टाइप का जो हमारा प्रक्षेपण है बेटा, चौथे नंबर का, वो कौन सा है बेटा? वेज डैश प्रक्षेपण, ठीक है। अपन ने साइड व्यू देख लिया, अपन ने सामने से व्यू देख लिया, अपने द्विविमीय व्यू देख लिया। अब अपन कौन सा व्यू देख रहे हैं बेटा? त्रिविमीय व्यू देख रहे हैं। त्रिविमीय व्यू को भी समझते हैं अपन।
कि त्रिविमीय में कैसा दिखेगा हमारा। तो वेज का मतलब क्या होता है, वेज का मतलब वेज दिखेगा कैसा, इस टाइप से वेज दिखता है बेटा। पहली बात तो ये वेज है हमारा, और वेज का मतलब क्या है, बोर्ड के तल के बाहर, बोर्ड के तल के बाहर या फिर दर्शक की तरफ, इस तरह से आपको दिख जाए वेज बना हुआ, तो इसका मतलब क्या है, बोर्ड के तल के बाहर या दर्शक की तरफ है। त्रिविमीय में बात कर रहे हैं बेटा। दूसरी बात क्या कर रहा हूं मैं, एक होता है डैश। डैश का मतलब क्या है बेटा, बोर्ड के तल के भीतर या अंदर, जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है, और दर्शक से दूर। और तीसरी चीज क्या होगी बेटा हमारे पास, तीसरी चीज होगी हमारे पास लाइन होगी। और लाइन का मतलब क्या है बेटा, लाइन का मतलब है बोर्ड के तल में, बोर्ड के तल में। आप चाहो तो पेपर के तल में भी लिख सकते हो, बोर्ड के तल में। आप चाहो तो आप लिख सकते हो कागज के तल में या पेपर के तल में। बोर्ड पे लिख रहा हूँ इसलिए मैं बोर्ड के तल की बात कर रहा हूँ। बोर्ड के तल से जो भी चीज़ बाहर की तरफ आ रही है, आपकी तरफ आ रही है, वो किससे दिखेगी बेटा, वेज से। जो बोर्ड के अंदर की तरफ जा रही है वो किससे दिखेगी, डैश से। और बाकी किससे दिखेगा, लाइन से। मैंने आपको CH4 का यौगिक लिख के बताया था कि दो तो किस में होते हैं बेटा, लाइन पे होते हैं। एक हाइड्रोजन आपकी तरफ आ रहा होता है और एक हाइड्रोजन आपसे दूर जा रहा होता है। ये बात को मैंने आपको दिखाया भी था, पेन के थ्रू बना के दिखाया भी था मैंने आपको CH4 का यौगिक। वेज का मतलब क्या है, बोर्ड के तल के बाहर आपकी ओर आता हुआ। डैश का मतलब बोर्ड के तल के अंदर आपसे दूर जाता हुआ। और ये जो लाइनों से लिखा हुआ है और जो कार्बन है, तीनों कैसे हैं, तीनों एक कार्बन और दो हाइड्रोजन कैसे हैं बेटा, बोर्ड के तल में आ रहे हैं सारे के सारे। कितना भी बड़ा यौगिक आप लिख सकते हो, उसमें वेज डैश बना सकते हो, कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। हमें पता है कि जो sp3 संकरित परमाणु होता है वो कैसा होता है बेटा, वो चतुष्फलकीय उसकी ज्यामिति होती है, तो उसमें वेज डैश की बात अपन कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। ये आपका वेज डैश प्रक्षेपण था। तो ये 4 प्रक्षेपण जो हैं आपके कार्बनिक यौगिकों को दर्शाने के लिए काम में आते हैं बेटा। सोहर्स और न्यूमैन हमारे लिए अभी संरूपण समानता के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी फिशर और वेज डैश की बात अपन प्रकाशीय समानता में ज़्यादा करेंगे। वेज डैश को तो अपन अवॉइड करना चालू करेंगे, क्योंकि वेज डैश में अगर सवाल को सॉल्व करोगे तो त्रिविमीय में ज़्यादा सोचना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि मैं ये मान के चल लूँ कि वेज का मतलब क्या बेटा, क्षैतिज है, और डैश का मतलब क्या, ऊर्ध्वाधर है, और उसको सोच के अगर मैं सवाल करूँगा तो मेरा सवाल ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। नेक्स्ट जो चालू करने जा रहा हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक संरूपण समानता, जिससे कि एक सवाल बनता है, ठीक है। और बहुत सिंपल सा सवाल होता है, फिक्स पैटर्न का सवाल होता है, कोई सवाल में बदलाव नहीं है, वही सवाल रिपीट होते हैं बेटा, सेम टू सेम सवाल रिपीट होते हैं। तो उसको चालू कर लेते हैं बेटा अपन संरूपण समानता को। अब संरूपण समानता को चालू करेंगे ना, तो मैं एक ही यौगिक पकड़ के पूरा संरूपण समानता खत्म कर दूंगा आपका। पहले तो अपन उस यौगिक से सब कुछ समझ लेंगे, उसके बाद बेटा हम लोग क्या करेंगे, उसकी थ्योरी लिखना चालू करेंगे। लेकिन उस थ्योरी को पहले मैं आपको मॉडल से समझा दूंगा पूरी की पूरी, बस आपको सुनते जाना है और आपको समझते जाना है। अगर आप उस मॉडल से मेरी थ्योरी को समझ गए तो फिर लिखने का काम रहेगा, और फिर अपन फटाफट से सब कुछ लिख लेंगे। लेकिन फिर भी हेडिंग लगा लो आप संरूपण। संरूपण का मतलब क्या है बेटा, कन्फर्मर। अब पहली बात तो कन्फर्मर की परिभाषा क्या होती है वो बता देता हूं, कि सिग्मा बंध के सापेक्ष मुक्त घूर्णन के कारण जो अलग अलग समावयवी बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, संरूपण समावयवी बोलते हैं, ठीक है। ये जो सिग्मा बंध है, ये कार्बन कार्बन के बीच में ये सिग्मा बंध दिख रहा है आपको, कार्बन कार्बन के बीच में जो सिग्मा बंध है, इसके सापेक्ष जो अलग अलग घूर्णन करने से समावयवी बनेंगे वो क्या कहलाएंगे बेटा, संरूपण समावयवी बनेंगे। अब मुक्त घूर्णन है बेटा, कितने संरूपण समावयवी बन सकते हैं। आप क्या सोच सकते हो बेटा, आपने ये घुमाया, एक नया संरूपण समावयवी बन गया, फिर आपने थोड़ा सा और घुमाया, एक नया संरूपण समावयवी बन गया, थोड़ा सा और घुमाया, फिर एक संरूपण समावयवी बन गया, और घुमाया और संरूपण समावयवी बन गया, और घुमाया और संरूपण समावयवी बन गया। मतलब आप जितना सोच सकते हो ना, जितना छोटा कोण आप सोच सकते हो घुमाने का, उससे भी छोटा कोण अवेलेबल है। यानी कि इस सिग्मा बंध के सापेक्ष अगर मैं मुक्त घूर्णन करके समावयवी बनाना चाहूँ, संरूपण समावयवी बनाना चाहूँ, तो कितने संरूपण समावयवी बन सकते हैं, अनंत। क्योंकि यहाँ पे कितने संभव कोण है, अनंत संभव कोण है। मैं चाहूँ जितने कोण से इसको घुमा सकता हूँ। अगर आप सोच रहे हो कि सर मैं तो 1 डिग्री से घुमाऊंगा, तो मैं बोल दूंगा मैं तो आधे डिग्री से भी घुमा के एक नया संरूपण समावयवी बना लूंगा। फिर आप बोलोगे सर मैं तो आधे से भी कम, 1/4 में, तो मैं उसका भी आधा करके घुमा दूंगा। बात समझ में आ रही है। तो कितने बन सकते हैं बेटा, अनंत संरूपण समावयवी बन सकते हैं, है ना। तो संरूपण समावयवी क्या है बेटा, कार्बन कार्बन सिग्मा बंध या किसी भी सिग्मा बंध के सापेक्ष मुक्त घूर्णन की वजह से, सिग्मा बंध के सापेक्ष मुक्त घूर्णन की वजह से बनने वाले समावयवी संरूपण समावयवी कहलाते हैं। और ये कितने होते हैं नंबर में बेटा, अनंत होते हैं।
अब क्योंकि ये अनंत है संरूपण समावयवी और मुक्त घूर्णन जो है हमारा बेटा रूम तापमान पर संभव है, तो हम इनको अलग तो कर नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ये तो घूम रहे हैं और बनाते जा रहे हैं नए नए समावयवी, हम इनको अलग नहीं कर पाएंगे आसानी से, तो हम इनको अलग नहीं कर पाते, इसलिए बेटा इनको क्या बोला जाता है, इनको ट्रू आइसोमर यानी कि सच्चे समावयवी, सत्य समावयवी नहीं बोला जाता है बेटा, है ना। ये समावयवी तो है लेकिन ये ट्रू आइसोमर नहीं है, है ना। ये इतनी सी बात ध्यान रखें आप कि ये क्या है बेटा, ये ट्रू आइसोमर की तरह नहीं माने गए क्योंकि हम इनको अलग नहीं कर सकते, इनका पृथक्करण नहीं कर सकते, इस वजह से इनको ट्रू आइसोमर नहीं माना गया है, ट्रू समावयवी नहीं माना गया है। बात समझ में आती है। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, समावयवता के दौरान, संरूपण समावयवता के दौरान क्या क्या चीजें नहीं बदल रही। मैं इसको घुमा रहा हूँ, ठीक है, इसको घुमा रहा हूँ, ठीक है ना। अब मुझे ये देखना है कि क्या क्या चीजें नहीं बदल रही, उसके लिए मेरे को आपको क्या बताना पड़ेगा कि मैं किन किन चीजों के बदलाव की बात कर रहा हूँ। तो मैं आपको सबसे पहली टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ बेटा, बंध कोण। बंध कोण क्या होता है, ये जो आगे वाला कार्बन है इससे जुड़ी हुई संयोजकता, आगे वाले कार्बन की बात कर रहा हूं, आगे वाले कार्बन से जुड़ी हुई संयोजकताओं के बीच का कोण क्या कहलाता है बेटा, बंध कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, बंध कोण कहलाता है। आगे वाले कार्बन से जुड़ी हुई, ये हरे और सफेद के बीच का जो कोण है ना बेटा, ये बंध कोण है। ध्यान से देखना, हरे और सफेद के बीच का जो कोण है वो बंध कोण है, हरे और नीले के बीच का जो कोण है वो बंध कोण है, नीले और सफेद के बीच का जो कोण है वो बंध कोण है। एक कार्बन से, एक परमाणु से, एक केंद्रीय परमाणु से जुड़ी हुई दो संयोजकताओं के बीच का कोण क्या कहलाता है, बंध कोण कहलाता है। बात समझ में आई। बंध लंबाई क्या होती है, कोई सा भी सिग्मा बंध पकड़ लो वो क्या है, बंध लंबाई है। कोई सा भी बंध पकड़ लो उसकी बंध लंबाई की बात हो जाएगी। बात समझ में आई। एक होता है डाईहेड्रल कोण, अभी मैंने किसकी बात करी बेटा, बंध कोण की बात करी है। दूसरा क्या होता है बेटा, डाईहेड्रल कोण होता है। डाईहेड्रल कोण का मतलब क्या है, बंध कोण तो एक केंद्रीय परमाणु से जुड़ी हुई दो संयोजकता के बीच का कोण है। डायहेड्रल कोण होता है बेटा आगे वाला कार्बन, याद है मैंने फ्रंट कार्बन बैक कार्बन की बात करी थी, आगे वाला कार्बन और पीछे वाले कार्बन से जुड़ी हुई संयोजकताओं के बीच का कोण डायहेड्रल कोण कहलाता है। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे कि यहाँ पे आगे वाले कार्बन से जुड़ी हुई हरी बॉल का, ठीक है, और पीछे वाले कार्बन से जुड़ी सफ़ेद बॉल के बीच का बंध कोण यानी कि डाईहेड्रल कोण अगर मुझे निकालना है, कोण निकालना है, तो कितना आ रहा है, हरे और सफ़ेद के बीच में आगे वाले कार्बन और पीछे वाले कार्बन से जुड़ी हुई संयोजकता के विशेष समूहों के बीच का कोण क्या कहलाता है, डायहेड्रल कोण। और हरे और सफ़ेद के बीच का कितना आ रहा है बेटा, 0 डिग्री आ रहा है। अब देखो अगर मैंने इसको घुमा दिया पीछे वाले को, अब आगे वाले कार्बन से जुड़ी हुई हरी बॉल और पीछे वाले कार्बन से जुड़ी हुई सफ़ेद बॉल के बीच का जो कोण आ रहा है उसको क्या बोलेंगे बेटा, डायहेड्रल कोण बोलेंगे। और अब वो कितना आ रहा है बेटा, 60 डिग्री आ रहा है। फिर मैंने थोड़ा सा और घुमा दिया तो अब कितना आ रहा है बेटा, 120 डिग्री आ रहा है। फिर मैंने 60 डिग्री से फिर घुमा दिया, अब कितना आ रहा है बेटा, 180 डिग्री आ रहा है। फिर मैंने घुमा दिया, अब कितना आ रहा है बेटा, 240 डिग्री आ रहा है। किसके बीच में पकड़ के चलना है, हरे और सफ़ेद बॉल को, आगे वाले कार्बन की हरी बॉल और पीछे वाले कार्बन की सफ़ेद बॉल को पकड़ के चलना है। आगे वाले कार्बन से जुड़ी हुई संयोजकता और पीछे वाले कार्बन से जुड़ी हुई संयोजकता के बीच के कोण को डायहेड्रल कोण बोलते हैं, जबकि एक ही कार्बन से जुड़ी हुई संयोजकताओं के बीच के कोण को बंध कोण बोलते हैं। बात समझ में आ गई। बंध कोण बताया मैंने आपको। दूसरी चीज़ क्या बताई मैंने आपको, डायहेड्रल कोण बताया मैंने आपको, ठीक है। बंध लंबाई क्या होती है, कोई भी बंध को पकड़ लो वो बंध लंबाई की बात हो जाएगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट चीज़ क्या है, ग्रसित रूप और सांतरित रूप। जब भी मैं आगे वाले कार्बन और पीछे वाले कार्बन के संयोजकताओं को, आगे वाले कार्बन और पीछे वाले कार्बन की संयोजकताओं को सामने ले आता हूँ, बिल्कुल सामने है ना, आगे भी वाई पीछे भी वाई, सीधा वाई, सीधे वाई ले आता हूँ, तो आगे वाले कार्बन ने पीछे वाले कार्बन के संयोजकताओं को क्या लगा दिया बेटा, ग्रहण लगा दिया, तो उस रूप को क्या बोलूँगा बेटा, ग्रसित रूप बोलूँगा। जबकि मैंने अगर इसको बीच में ले आया पीछे वाले कार्बन को घुमा के, तो ये रूप कौन सा है बेटा, सांतरित रूप है। कौन सा रूप है, सांतरित रूप है। अब आप है ना ऐसे करो कि ये दो हरी बॉल को समझो, है ना, ये दो हरी बॉल आपस में एक दूसरे के पीछे आ रही है। अब ग्रसित कब कब बन सकता है, जब आगे वाले कार्बन और पीछे वाले कार्बन के बीच का डायहेड्रल कोण 0 डिग्री हो, ठीक है ना। हरी और हरी के बीच में कितना आ रहा है, 0 डिग्री कोण। क्या 60 डिग्री पे भी ग्रसित रूप बन रहा है क्या, नहीं, 60 डिग्री पे तो कौन सा बन रहा है, सांतरित रूप। फिर कब बनेगा, 120 डिग्री पे आपका वापस से ग्रसित रूप बनेगा। फिर कब बनेगा बेटा, 180 पे सांतरित रूप बनेगा। फिर क्या बनेगा, 240 पे फिर से ग्रसित रूप बनेगा। फिर 300 पे फिर से सांतरित रूप बनेगा और 360 पे वापस से क्या बनेगा बेटा, ग्रसित रूप बनेगा। तो जब भी आगे वाले कार्बन की संयोजकता और पीछे वाले कार्बन की संयोजकता एक दूसरे को अतिव्यापित कर लेगी या एक दूसरे के जस्ट आगे पीछे आ जाएगी, तो उस फॉर्म को क्या बोलेंगे अपन, ग्रसित रूप बोलेंगे। और जब बीच में होगी तब क्या बोलेंगे बेटा, सांतरित रूप बोलेंगे। कितनी टर्मिनोलॉजी बताई, बंध कोण बताया, डायहेड्रल कोण बताया,
क्यों इन अनंत बनते हैं, संरूपण समावयव बताया, संरूपण समावयवी क्या होता है ये बताया, सुनते रहना ध्यान से, सब लिखा दूंगा एक एक करके। अब नेक्स्ट बात करते हैं बेटा अपन कि सर आपने ये तो बता दिया कि जब 0 डिग्री पे होगा तब ग्रसित होगा और 60 डिग्री पे होगा तब उसको सांतरित बोलेंगे, तो 0 से 60 के बीच वालों को क्या बोलेंगे, 0 से 60 के बीच वालों को क्या बोलेंगे, 0 से 60 के बीच वालों के जितने भी संरूपण समावयवी बन रहे हैं उन सबको क्या बोलते हैं बेटा, स्क्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्यू, SKEW, है ना, सुनते रहना। अभी 0 वाले को ग्रसित, 60 वाले को सांतरित, 120 वाले को ग्रसित, 180 वाले को सांतरित, ठीक है। लेकिन इनके बीच के 0 से 60 के बीच में जो अनंत रूप बन रहे हैं उनको क्या बोलेंगे, 0 और 60 को छोड़कर स्क्यू समावयवी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, स्क्यू, SKEW, ठीक है। तो मैंने आपको ग्रसित बता दिया, आपको सांतरित बता दिया, आपको स्क्यू बता दिया। अब इनमें क्या आता है बेटा, तनाव आता है ना, इनमें क्या आता है, विकर्षण आता है। दो तरह के विकर्षण पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे वान डेर वाल विकर्षण और दूसरा पढ़ेंगे बेटा टॉर्शनल विकर्षण, है ना। अपन सब कुछ लिखेंगे लेकिन पहले अपन एक ही यौगिक से समझ लेते हैं पूरी की पूरी कहानी, उसके बाद अपन लिखना चालू करेंगे। क्या बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ एक होता है वान डेर वाल विकर्षण और एक होता है ग्रसित टॉर्शनल विकर्षण। वान डेर वाल विकर्षण क्या होता है, दो परमाणु या समूह के बीच में लगने वाला विकर्षण वान डेर वाल विकर्षण कहलाता है। दो परमाणु या समूह के बीच में लगने वाला विकर्षण वान डेर वाल विकर्षण कहलाता है। तो अगर मैं आपको ग्रसित रूप बना के दूं, ये आपका ग्रसित रूप है और ये आपका क्या है बेटा, सांतरित रूप है। तो आप मुझे बताओ ग्रसित रूप में वान डेर वाल विकर्षण ज्यादा होगा या सांतरित रूप में वान डेर वाल विकर्षण ज्यादा होगा। ग्रसित रूप में देखो आगे वाले कार्बन और पीछे वाले कार्बन की जो संयोजकता आ रही है, उन दोनों परमाणु को ध्यान से देखो, समूह को ध्यान से देखो, तो एक दूसरे के पीछे आ रहे हैं, तो वान डेर वाल विकर्षण क्या होगा बेटा, अधिकतम होगा। जबकि इसी को मैं यहाँ पर लिया हूँ सांतरित रूप में, तो अब ये आगे पीछे नहीं आ रहे बेटा, ये सांतरित रूप में आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, वान डेर वाल विकर्षण कैसा होगा, कम होगा। ग्रसित में वान डेर वाल विकर्षण अधिकतम होगा और सांतरित में वान डेर वाल विकर्षण कैसा होगा बेटा, न्यूनतम होगा। ये वान डेर वाल विकर्षण की बात हो गई, दो समूहों के बीच में लगने वाला विकर्षण वान डेर वाल विकर्षण कहलाता है। नेक्स्ट क्या है बेटा अपना, टॉर्शनल विकर्षण। टॉर्शनल विकर्षण क्या है, आगे वाले कार्बन से जुड़ी हुई संयोजकता के बंद इलेक्ट्रॉन और पीछे वाले कार्बन से जुड़ी हुई संयोजकता, आगे वाले कार्बन से जुड़ी हुई संयोजकता के बंद इलेक्ट्रॉन और पीछे वाले कार्बन से जुड़ी हुई संयोजकता के बंद इलेक्ट्रॉन के बीच का विकर्षण। पहले मैंने समूह के बीच का विकर्षण बोला था तो उसको मैंने वान डेर वाल विकर्षण बोला था। अब मैं बंद इलेक्ट्रॉन के विकर्षण की बात कर रहा हूं, आगे वाले कार्बन और पीछे वाले कार्बन की संयोजकता के बंद इलेक्ट्रॉनों के विकर्षण की बात कर रहा हूं, तो उसको क्या बोल रहा हूं बेटा, मैं टॉर्शनल विकर्षण बोल रहा हूं। जब मेरा ग्रसित रूप में है तो आगे वाले कार्बन से जुड़ी हुई संयोजकता के बंद इलेक्ट्रॉन और पीछे वाले कार्बन से जुड़ी हुई संयोजकता के बंद इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या आ रहा है बेटा, अधिकतम बंद इलेक्ट्रॉन में विकर्षण आ रहा है। जबकि मैं सांतरित रूप बना रहा हूं तो सांतरित रूप में ये बंद इलेक्ट्रॉन अब एक दूसरे के आगे पीछे नहीं है बेटा, दूर चले गए एक दूसरे से। जब दूर चले गए तो बेटा विकर्षण भी कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। कौन सा, वान डेर वाल विकर्षण भी कम हो जाएगा। और कौन सा विकर्षण कम हो जाएगा बेटा, टॉर्शनल विकर्षण भी कम हो जाएगा। टॉर्शनल विकर्षण क्या है, बंद युग्मित इलेक्ट्रॉनों के बीच का विकर्षण तो टॉर्शनल विकर्षण है और समूहों के बीच का विकर्षण वान डेर वाल विकर्षण है। दोनों ही विकर्षण ग्रसित रूप में अधिक होते हैं बेटा और सांतरित रूप में क्या होते हैं, न्यूनतम होते हैं। ग्रसित रूप में तो अधिकतम है, सांतरित रूप में न्यूनतम है। बात समझ में आती है। वान डेर वाल विकर्षण समझ में आया, टॉर्शनल विकर्षण समझ में आया, बंद कोण समझ में आया, डाइहेड्रल कोण समझ में आया, ग्रसित रूप, सांतरित रूप, स्क्यू रूप, इतनी बातें अपन को समझ में आ गई, ठीक है ना, कि ये क्या होता है। ठीक है, इनको एक एक करके अपन नोट डाउन करेंगे। अब जैसा मुझे समझ में आया कि यार ग्रसित रूप में सब कुछ ज़्यादा है, ग्रसित रूप में सब कुछ ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है, वान डेर वाल विकर्षण ज़्यादा है, टॉर्शनल विकर्षण ज़्यादा है। सारी परेशानी किस में आ रही है, हमें ग्रसित रूप में आ रही है। सांतरित रूप में सब कुछ कम हो गया, वान डेर वाल विकर्षण भी कम हो गया, टॉर्शनल विकर्षण भी कम हो गया। तो बताओ कौन सा रूप ज़्यादा स्थायी होगा, ग्रसित वाला या सांतरित वाला। सांतरित वाला रूप बेटा ज़्यादा स्थायी होगा ग्रसित वाले रूप से, क्योंकि उसमें विकर्षण कैसा है बेटा, न्यूनतम है। जबकि ग्रसित वाले में विकर्षण कैसा है बेटा, अधिकतम है। बात समझ में आई। तो इक्लिप्स और स्टैगर्ड में ज़्यादा स्थायी कौन है बेटा, स्टैगर्ड वाला ज़्यादा स्थायी होगा, पहली बात। अगर मैं बात करूं विकर्षण में तो विकर्षण ग्रसित में ज़्यादा है। अगर मैं बात करूं दूरी की तो दूरी किस में ज़्यादा होगी, सांतरित में समूहों की दूरी ज़्यादा होगी। अगर मैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक दूरी की बात करूं, इलेक्ट्रॉन्स की दूरी की बात करूं, तो सांतरित रूप में इलेक्ट्रॉन्स अब दूर दूर चले गए, जबकि ग्रसित रूप में इलेक्ट्रॉन्स पास पास में थे। अगर मैं आपसे बात करूं स्थितिज ऊर्जा की, स्थितिज ऊर्जा किस बात पर निर्भर करती है बेटा, स्थायी पर निर्भर करती है। जिसका स्थायी ज़्यादा होगा उसकी स्थितिज ऊर्जा कम होगी। तो बताओ ग्रसित और सांतरित में से ज़्यादा स्थायी कौन है,
सांतरित ज़्यादा स्थायी है, और सांतरित ज़्यादा स्थायी है तो उसकी स्थिति ऊर्जा क्या होगी बेटा, कम हो जाएगी। आपको बताया था मैंने, पहले मंजिल से कूदो और 8वीं मंजिल से कूदो, कहाँ पे ज़्यादा आप स्थिति ऊर्जा होगी आपकी, 8वीं मंजिल में स्थिति ऊर्जा ज़्यादा है, वहाँ पे आप स्थायी कम फील करोगे, स्टेबिलिटी कम रहेगी आपकी, गिरने पे ज़्यादा चोट लगेगी। बात समझ में आती है आपको? तो ये सारी बातें अब अपन लिख लेते हैं बेटा, ग्रशीय सांतरित वाली, ठीक है। संरूपण समावि क्या होता है, ठीक है, वो लिख लेंगे। बंद कोण क्या होता है, वो सारी बात। अच्छा, अब मैंने आपको बंद कोण, बंद लंबाई समझा दिया, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, जब मैं संरूपण समावि बना रहा हूँ, जब मैं इसको घुमा रहा हूँ ऐसे करके, तो बंद कोण बदल रहा है क्या? नहीं, बंद कोण तो नहीं बदल रहा। इस कार्बन से जुड़ी हुई दोनों संयोजकताओं के बीच का कोण मैं चाहे यूं कर दूं, चाहे यूं कर दूं, चाहे यूं कर दूं, चाहे यूं कर दूं, क्या बंद कोण बदला? नहीं। क्या बदला बेटा? डाइहेड्रल कोण बदला है। अगर मैं यहां से यहां पे लेके आ रहा हूं तो क्या बदलता जा रहा है? दो विशिष्ट समूहों के बीच का कोण आगे वाले पीछे वाली कार्बन की संयोजकता में बदलता जा रहा है बेटा, बदलता जा रहा है। क्या बदल रहा है? घुमाने से, यानी कि मुक्त घूर्णन से संरूपण समावि में क्या बदलता है बेटा? हमारा डाइहेड्रल कोण बदलता है, हमारा बंद कोण नहीं बदलता। क्या बंद लंबाई बदलती है क्या? नहीं, बंद लंबाई भी नहीं बदलती। अभी भी इस कार्बन और इस सफेद बॉल के बीच की जो बंद लंबाई है, मैं घुमा रहा हूं उसको, देखो घुमाता जा रहा हूं, क्या बंद लंबाई बदलेगी? नहीं, बंद लंबाई भी नहीं बदलेगी। ना बंद लंबाई बदलती, ना बंद कोण बदलता, ना आगे चल के मैं आर और एस की बात करूंगा तो ना विन्यास बदलेगा। आर एस विन्यास भी वैसा का वैसा रहेगा। अभी उसके बारे में भूल जाओ थोड़ी सी देर के लिए कि आर एस विन्यास क्या होता है, लेकिन मैं बता दूं आपको, आर एस विन्यास भी नहीं बदलता। तो संरूपण समावयवी में क्या बदलता है बेटा? केवल और केवल डाइहेड्रल कोण बदलता है, और आपके विकर्षण वाली बातें बदलेगी, स्थायी वाली बातें बदलेगी। मेरे को लगता है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। मैं इतना टाइम क्यों देता हूँ, मैं इस मॉडल से क्यों समझा रहा हूँ, ताकि आपको प्रैक्टिकली समझ में आ जाए। क्योंकि मैं अभी बोर्ड पे लिख दूंगा ना थ्योरी की तरह तो कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैंने आपको प्रैक्टिकली सब चीज़ें बता दी है। ग्रसित क्या होता है, सांतरित क्या होता है, कब कब ग्रसित बनेंगे, कब कब सांतरित बनेंगे, और जो ग्रसित और सांतरित नहीं है वो क्या है, स्क्यू है, और कब वान डेर वाल विकर्षण होगा, कब टॉर्शनल विकर्षण होगा, किसमें अधिक होगा, किसमें न्यूनतम होगा, बंद कोण क्या होता है, डायहेड्रल कोण क्या होता है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब लिखना चालू करते हैं। थ्योरी भी अपने पास लिखी हुई होनी चाहिए भैया, है ना। तो थ्योरी भी लिख लेते हैं अपन संरूपण समावि की। तो संरूपण समावि मैंने लिखा हुआ है। संरूपण की बात करें तो सबसे पहले तो परिभाषा की बात करेंगे। हमारी परिभाषा क्या होगी? ऐसे समावयवी जो सिग्मा बंध के सापेक्ष, सिग्मा बंध लिखो, ऐसे समावयवी जो सिग्मा बंध के सापेक्ष मुक्त घूर्णन से बनते हैं, उन्हें संरूपण कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं बेटा? संरूपण कहते हैं। अच्छा, संरूपण समावयवी सिग्मा बंध के सापेक्ष क्यों बनते हैं? क्योंकि मैंने आपको बात बताई थी कि ये कैसे बनता है, हेड ऑन अतिव्यापन से बनता है। यहाँ पर जो सिलेंड्रिकल रीजन होता है, मैंने आपको जब जीआई बताया था तो जीआई में भी बताया था मैंने कि सिग्मा बंध में मुक्त घूर्णन क्यों होता है बेटा? सिग्मा बंध में मुक्त घूर्णन इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे अतिव्यापन क्षेत्र में कोई फर्क नहीं पड़ता घूर्णन से। अतिव्यापन क्षेत्र में घूर्णन से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मुक्त घूर्णन होगा। ठीक है ना, इसलिए क्या होगा बेटा? आपका मुक्त घूर्णन होगा। और हमारे कितने संरूपण समावयवी बनेंगे घुमाने से? ये तो पहला पॉइंट था बेटा। दूसरा पॉइंट क्या है? संरूपण समावयवी कितने बनते हैं? संरूपण समावयवी किसी सिग्मा बंध के सापेक्ष कितने बनते हैं बेटा? अनंत, अनंत बनते हैं। ठीक है, किसी भी सिग्मा बंध के सापेक्ष अगर मैं संरूपण समावयवी बनाना चाहूंगा तो कितने बनेंगे बेटा? अनंत संरूपण समावयवी बन जाएंगे हमारे। तीसरी बात क्या है बेटा संरूपण समावयवी के लिए, कि अगर अपन बात करें संरूपण समावयवी में, तो संरूपण समावयवता के दौरान, संरूपण समावयवता के दौरान क्या क्या नहीं बदलता? मैंने आपको बताया था। संरूपण समावयवता के दौरान बंद कोण, बंद लंबाई, एवं विन्यास नहीं बदलता है।
ठीक है। सबसे पहले तो आप ये 3 पॉइंट्स नोट डाउन करो, फिर आगे बात करते हैं अपन। हाँ भाई 3 पॉइंट नोट डाउन कर लोगे बेटा। चौथा पॉइंट यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है हमारे लिए, संरूपण समावयवता की बात चल रही है, मैंने आपको पूरा समझा दिया है, बस लिखने का काम बचा है। संरूपण समावयवी गतिज साम्यावस्था में होता है, ठीक है ना, गतिज साम्यावस्था में होते हैं, एक दूसरे में बेटा बदलते रहते हैं, क्योंकि रूम तापमान पर इतनी ऊर्जा अवेलेबल है कि वो मुक्त घूर्णन के कारण एक दूसरे में अंतर परिवर्तित होते रहेंगे। उसी बात को अपन ने क्या बोला है कि संरूपण समावयवी जो होते हैं वो गतिज साम्यावस्था में होते हैं। पांचवी बात, संरूपण समावयवी एक दूसरे में मुक्त रूप से अंतर परिवर्तन करते हैं, जिससे उनका पृथक्करण संभव नहीं होता है। इसलिए इन्हें ट्रू मतलब सत्य समावयवी नहीं कहते हैं, ट्रू समावयवी नहीं कहते हैं, है ना। कन्फर्मर जो होते हैं हमारे संरूपण समावयवी वो हमारे कैसे होते हैं बेटा, ट्रू समावयवी नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि इनका पृथक्करण संभव नहीं होता है ना। एक दूसरे में अंतर परिवर्तन करते रहते हैं रूम तापमान पर, हम इनका पृथक्करण नहीं कर सकते भाई। अनंत रूपों को कैसे पृथक्करण कर पाएंगे, इसलिए ये ट्रू समावयवी नहीं होते हैं बेटा। और एक और पॉइंट जो मतलब एक बार जेईई और नीट के पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है, तो वो भी बता देता हूं। इथेन में कार्बन सिग्मा बंद कार्बन के सापेक्ष रूम तापमान पर 3 किलो कैलोरी पर मोल ऊर्जा संरूपण समावयवता दर्शाने के लिए आवश्यक है। संरूपण समावयवता दर्शाने के लिए आवश्यक होती है, ठीक है। एक बार पूछा जा चुका था कि कितनी ऊर्जा लगेगी, है ना, हालांकि पूछना नहीं चाहिए ऐसा सवाल। तो इथेन में कितनी लगती है बेटा, 3 किलो कैलोरी पर मोल में अपना काम चल जाता है। रूम तापमान पर इतनी ऊर्जा अवेलेबल है कि इथेन का जो कार्बन सिग्मा बंद कार्बन है उसके सापेक्ष संरूपण समावयवता वो दर्शा सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कुछ संरूपण के जो हमें पता होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या है, जाने कितनी बार पूछ लिया, कितने संरूपण समावयवी बनते हैं, अनंत संरूपण समावयवी बनते हैं। क्या क्या नहीं बदलता, बंद कोण नहीं बदलता, बंद लंबाई नहीं बदलती और विन्यास नहीं बदलता। क्यों नहीं बदलता, क्योंकि अतिव्यापन क्षेत्र में कोई गुणन के दौरान क्या है हमारा कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, उसके कारण संरूपण समावयवता हो पा रहा है, ठीक है ना। ये बात अपन ने समझ ली। अब बंद कोण क्या होता है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। तो बेटा बंद कोण की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट परिभाषा हमारी किसकी है, सारी चीजें लिखाऊंगा जो मैंने बोली थी, ठीक है ना, कुछ नहीं छोड़ूंगा, नोट्स प्रॉपर बनने चाहिए। बंद कोण की बात करें तो मैंने क्या बोला था, किसी पर्टिकुलर परमाणु से, है ना, किसी पर्टिकुलर परमाणु से जुड़ी हुई 2 संयोजकताओं के बीच का कोण क्या कहलाता है बेटा, बंद कोण कहलाता है। तो वही लिख लेते हैं। किसी एक केंद्रीय परमाणु से जुड़ी हुई 2 संयोजकताओं के बीच का कोण बस इतना लिख लो, बंद कोण कहलाता है। वो सब नहीं लिखेंगे, है ना, इतना कोई वो नहीं चल रहा। किसी एक केंद्रीय परमाणु से जुड़ी हुई 2 संयोजकताओं के बीच का कोण क्या कहलाता है बेटा, बंद कोण कहलाता है। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। बंद कोण हमारा क्या होता है, थीटा होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मैंने लिखा यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, और फिर एक और कार्बन बना दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया आपका हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम।
ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा कोण हमारा थीटा है बेटा, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम के बीच का कोण हमारा थीटा है। एक कार्बन से जुड़ी हुई दो संयोजकता के बीच का कोण थीटा है हमारा। ऐसा नहीं कि इस कार्बन से और इस अलग कार्बन से जुड़ी हुई इस क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच का कोण नहीं है, इसी परमाणु से जुड़ी हुई दो संयोजकता के बीच का कोण हमारा क्या है बेटा, बंध कोण कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात हमारे लिए क्या है बेटा, डाईहेड्रल कोण। डाईहेड्रल कोण, डाईहेड्रल कोण की बात करते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। संरूपण समयावस्था में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, कोई नई चीज़ है तो बस यही है ना। बंध कोण आपको पता होता है, बंध कोण क्या होता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। तो अगर मैं डाईहेड्रल कोण की परिभाषा लिखना चाहूँ, कैसे सिंपल भाषा में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, ठीक है, कि आगे वाले परमाणु एवं पीछे वाले परमाणु किसी सिग्मा बंध के सापेक्ष से जुड़े हुए किन्हीं दो विशिष्ट समूहों के बीच का कोण, बीच का कोण डाईहेड्रल कोण कहलाता है। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। जैसा अगर मैंने न्यूमान प्रक्षेपण की बात करी है ना, आगे वाले परमाणु एवं पीछे वाले परमाणु किसी सिग्मा बंध के सापेक्ष जुड़े हुए किन्हीं दो विशिष्ट समूहों के बीच का कोण है ना, किसमें, न्यूमान प्रक्षेपण में, न्यूमान प्रक्षेपण में, ये भी लिख लो आप, क्या कहलाता है हमारा, डाईहेड्रल कोण कहलाता है। जैसे ये आगे वाला कार्बन, ये पीछे वाला कार्बन, मैंने यहाँ पे क्या किया बेटा, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लगा दिया, और पीछे मैंने क्या लगा दिया, हाइड्रोजन, यहाँ पे लगा दिया बेटा ड्यूटेरियम, और यहाँ पे ट्रीटियम लगा दिया। तो अगर मैं आपसे बात करूँ एंगल हाइड्रोजन कार्बन कार्बन और आयोडीन की, यानी कि पीछे वाले कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है बेटा, हाइड्रोजन, आगे वाले कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, आयोडीन। तो हाइड्रोजन, पीछे वाला कार्बन, आगे वाला कार्बन और नीचे आयोडीन लगा हुआ है, तो इनके बीच का कोण क्या कहलाएगा बेटा, डाईहेड्रल कोण कहलाएगा। और ये कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। पीछे वाले कार्बन से जुड़ी हुई संयोजकता और आगे वाले कार्बन से जुड़ी हुई संयोजकता, दो विशिष्ट समूहों के बीच का कोण कितना होता है बेटा, डाईहेड्रल कोण होता है। आप चाहो तो क्या निकाल सकते हो, एंगल हाइड्रोजन कार्बन कार्बन ब्रोमीन निकाल सकते हो। हाइड्रोजन पीछे वाला कार्बन, आगे वाला कार्बन, और ब्रोमीन की बात करूँ तो ये कितना आ रहा है बेटा, 60 डिग्री आ रहा है। ये हमारा डाईहेड्रल कोण है। तो बंध कोण बता दिया मैंने आपको, डाईहेड्रल कोण बता दिया मैंने आपको। अब ग्रसित और शांतिरहित रूप के बारे में बात करते हैं, जो ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी एक बार लिख लेंगे। आ जाओ इधर। आप पोज करके लिखते जाना, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को, पोज करके लिखते जाओ। समझ तो अपन ने सब लिया ही सही, केवल नोट डाउन कर रहे हैं, और वो भी एकदम देसी भाषा में कर रहे हैं, जिससे हमें समझ में आ जाए। हमें कोई वो नहीं करनी है कि भैया हमें किताबी ज्ञान चाहिए, नहीं, किताबी ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, वो ज्ञान चाहिए जो समझ में आता हो, सिंपल है। ठीक है ना। ग्रसित रूप की बात करें तो ऐसे रूप जो फाई बराबर 0 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री, 240 डिग्री और 360 डिग्री न्यूमान एवं सोहर्स प्रक्षेपण में बनते हों, उन्हें ग्रसित रूप कहते हैं। एक और बात इसमें इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, ग्रसित रूप में न्यूमान प्रक्षेपण में, न्यूमान की बात कर रहा हूं तो सोहर्स की बात ऑटोमेटिकली हो रही है, ठीक है ना। ग्रसित रूप में न्यूमान प्रक्षेपण में आगे वाले परमाणु एवं पीछे वाले परमाणु से जुड़ी हुई संयोजकताएं एक दूसरे को
पूर्ण रूप से अतिव्यापित करती है। देखो कहना क्या चाह रहा हूं, अगर मैं ग्रसित रूप बनाना चाह रहा हूं और मैंने न्यूमान प्रक्षेपण में बनाना चाहा तो मैंने आपसे एक्स वाई जेड और एक्स डैश वाई डैश जेड डैश की बात करी थी बेटा। ये हमारे लिए कैसा था, ग्रसित रूप था। अब ये कहाँ पे बन सकता है, जब डायहेड्रल कोण हमारा 0 डिग्री हो, जब हमारा क्या हो बेटा 120 डिग्री हो, 240 डिग्री हो और 360 डिग्री हो, तो इन सभी केसेस में ये क्या बनेगा बेटा, हमारा ग्रसित रूप बनेगा। और डायहेड्रल कोण की बात कर रहा हूँ तो बेटा कौन से कोण की बात कर रहा हूँ, आगे वाले कार्बन से जुड़ी हुई कोई विशिष्ट समूह और पीछे वाले कार्बन से जुड़ा हुआ कोई विशिष्ट समूह के बीच का कोण डायहेड्रल कोण है। मान लो और एक्स डैश की बात कर रहा हूँ तो एक्स और एक्स डैश जब 0 डिग्री पे होंगे तो ग्रसित होगा। एक्स और एक्स डैश जब वाई के पीछे आ जाएगा एक्स डैश तो क्या हो जाएगा बेटा 120 डिग्री, 240 डिग्री और 360 डिग्री, इन कोणों पर क्या होगा बेटा, हमारा ग्रसित रूप बनेगा। और यही अगर मैं सोहर्ट्ज़ की बात करूँ तो एक्स वाई जेड, एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश, है ना, ये हमारा कौन सा है, सोहर्ट्ज़ रूप में ग्रसित रूप है। ये न्यूमान में है और ये सोहर्ट्ज़ में, बात समझ में आई। आप न्यूमान से सोहर्ट्ज़ बना सकते हो, सोहर्ट्ज़ से न्यूमान बना सकते हो। ये ग्रसित रूप की कहानी थी बेटा। अब किसकी बात करेंगे, सांतरित रूप की बात करेंगे। तो इधर वाला मिटा देते हैं, सांतरित रूप की बात करते हैं। फिर ये सब मैं आपको समझा चुका हूँ मॉडल के थ्रू, ठीक है ना, इसलिए मैं आसानी से चुपचाप लिखता जा रहा हूँ, ज़्यादा समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है ना। ये बात आपको भी समझ में आ रही होगी। सांतरित रूप, मैं तो केवल आपके नोट्स बनवा रहा हूँ, अब समझा पूरा चुका हूँ पहले ही। सांतरित रूप की बात करते हैं बेटा, तो ऐसे रूप, अब की बार डायहेड्रल कोण क्या होगा जो बचे हुए हैं बेटा, 60 डिग्री, और कौन सा बचा हुआ है 180 डिग्री, और कौन सा बचा हुआ है 300 डिग्री। ऐसे रूप जो फाई बराबर 60, 180, 300 डिग्री न्यूमान प्रक्षेपण में बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो सांतरित रूप कहलाते हैं। ठीक है, सांतरित रूप 60 डिग्री, 180 डिग्री, 300 डिग्री। इनमें क्या होता है बेटा, जिस तरह से ग्रसित रूप में एक समूह और दूसरा समूह के बीच की दूरी न्यूनतम थी, यहाँ पे आगे वाले कार्बन, आगे वाले एवं पीछे वाले से जुड़ी हुई संयोजकताएं के बीच की दूरी अधिकतम होगी। क्या होगी बेटा, बीच की दूरी अधिकतम होगी, है ना। कैसे, अगर मैं इसको न्यूमान में बनाना चाहूँ तो मैंने यहाँ x लिखा, यहाँ y लिखा, यहाँ z लिखा, और यहाँ पर बेटा मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया z डैश, यहाँ x डैश और यहाँ पे y डैश। अगर मान लो मैं इस कोण को थीटा मानता हूँ, थीटा यूँ मत बोल देना कि बंद कोण है क्या, मैंने कोई भी एंगल, थीटा मत मानो, तुम तो अल्फा मान लो यार, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। इसको मैं अल्फा मानता हूँ, तो ये वाला कोण कितना होगा बेटा, 120 माइनस अल्फा होगा कि नहीं होगा, ये कितना होगा 120 माइनस अल्फा होगा। और x कार्बन और y के बीच का कोण का डिफरेंस कितना है बेटा, 120, तो यानी कि 120 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, ये किसके बराबर आ गया बेटा, 120 डिग्री के बराबर आ गया। यहाँ पर देखो आप, ये अल्फा, ये 120 माइनस अल्फा हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा कोण कितना आ रहा है अपना, एक बार वापस करते हैं। सबसे पहले तो आप क्या करो बेटा, यहाँ तक नोट डाउन करो, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। यहाँ तक नोट डाउन करो एक बार, हाँ भाई यहाँ तक लिख लिया होगा, ठीक है, थोड़ी जुकाम लग गई थी। आओ यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपसे कि ये अल्फा है, ये 120 माइनस अल्फा है, और मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने बोला आगे वाले एवं पीछे वाले से जुड़ी हुई संयोजकताओं के बीच की दूरी अधिकतम होगी। अब अधिकतम कब होगी, जब ये 120 माइनस अल्फा जो है ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, अल्फा के बराबर हो जाएगा। यानी कि 120 किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 2 अल्फा के बराबर हो जाएगा। यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 60 डिग्री आ जाएगी। मतलब इधर से भी 60 और इधर से भी 60, तब जाके ये क्या होगा बेटा, अधिकतम दूरी पे होगा। आप बोलोगे सर मैं तो इधर से 70 कर दूं, तो बेटा इधर कितना रह जाएगा, 120 माइनस 70 रह जाएगा, यानी कि 85 रह जाएगा।
जाएगा तो तुमने एक्स और जेड के बीच की दूरी तो बता दी, लेकिन वाई और जेड की दूरी बेटा तुमने कम कर दी। अगर ये 60 है तो सारे के सारे 60 की दूरी पे बेटा, तो ये अधिकतम दूरी कब होगी, जब अल्फा किसके बराबर होगा, 60 डिग्री के बराबर होगा। यानी कि शांतिरहित रूप में जो बीच में रह रहा है ये यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल है बेटा, 60 का है। ठीक है, और कौन कौन से रूप पे बनेगा, 60, 180 और 300। कौन सी बात करिए, डायहेड्रल कोण की बात करिए। ये न्यूमान में है, इसी तरह से आप चाहो तो सोर्स में बना सकते हो। सोर्स में कैसे बनाओगे, यहाँ पर x, यहाँ पर y, यहाँ पर z लिख दोगे और यहाँ पर z डैश, यहाँ पर x डैश और यहाँ पर y डैश की बात कर लोगे। ये सोर्स में बात करिए बेटा, ये न्यूमान में बात करिए। कौन कौन से डायहेड्रल कोण की बात करिए, 60 डिग्री और आपका कौन सा है 180 डिग्री, और 180 डिग्री के अलावा आपका कौन सा बेटा 300 डिग्री। इन रूपों में कौन सा रूप बनेगा, शांतरित रूप बनेगा। बात समझ में आती है। तो मैंने आपको ग्रसित, शांतरित, बंद कोण और डायहेड्रल कोण इनके बारे में लिखा दिया बेटा। अब नेक्स्ट क्या है, शांतरित रूप के बाद स्क्यू रूप। ठीक है ना, ग्रसित लिखा दिया, स्क्यू रूप की बात कर लेते हैं। मैंने आपको बोला था कि जो ग्रसित और शांतरित नहीं होंगे वो सारे क्या होंगे बेटा, वो सारे के सारे स्क्यू रूप होंगे। तो अपन उसकी बात कर लेते हैं कि स्क्यू रूप कौन से होंगे। चलो नेक्स्ट हमारी हेडिंग क्या होगी, स्क्यू रूप। वह सारे संरूपण समावयवी जिनमें फाई 0 से 60 हो, ना 0 हो ना 60 हो, है ना, ना 0 हो ना 60 हो। 0 से 60 के बीच के जितने भी रूप है वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे बेटा, वो सारे के सारे स्क्यू रूप कहलाएंगे। 0 पे कौन सा हो जाएगा बेटा ग्रसित, 60 पे कौन सा हो जाएगा बेटा शांतरित। 0 से 60 के बीच में जितने भी रूप है बताओ कितने हो जाएंगे, वो अनंत रूप हो जाएंगे। तो स्क्यू रूप कितने होंगे, स्क्यू ही अनंत है, तो बताओ संरूपण समावयवी कितने होंगे, अनंत हो जाएंगे। चलो यहाँ से ये बात तो समझ में आ गई। और कुछ पॉइंट्स देखते हैं। अगर अपन और कुछ पॉइंट्स की बात करें तो बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर विकर्षण की बात करूँ मैं, विकर्षण किस में सबसे ज़्यादा होगा बेटा, इक्लिप्स में ज़्यादा होगा या स्टैगर्ड में, मतलब ग्रसित में ज़्यादा होगा या शांतरित में। मैं इक्लिप्स स्टैगर्ड इसलिए बोल रहा हूँ बेटा ताकि मुझे लिखने में आसानी रहेगी। अभी विकर्षण किस में ज़्यादा होगा बेटा, इक्लिप्स में, स्टैगर्ड से ज़्यादा विकर्षण होगा। ठीक है, आगे वाला पीछे वाले को पूर्ण रूप से सामने के सामने विकर्षण दे रहा है। ठीक है, दूसरी बात अगर मैं आपसे बोलूं कि दूरी किस में ज़्यादा होगी, अगर मैं समूहों के बीच की दूरी बात करूं या इलेक्ट्रॉन्स के बीच की दूरी की बात करूं तो शांतरित में ज़्यादा होगी या ग्रसित में, शांतरित में ज़्यादा होगी। वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे 60 डिग्री की दूरी पर समूह आ रहे हैं आगे वाले कार्बन और पीछे वाले कार्बन में। फिर तीसरी अगर मैं आपसे बात करूँ कि स्थायी किसका ज़्यादा होगा बेटा, विकर्षण किस में कम है, विकर्षण हमारे स्टैगर्ड में कम है यानी कि शांतरित रूप में कम है। तो स्थायी भी कौन सा ज़्यादा होगा बेटा, शांतरित रूप ज़्यादा स्थायी होगा ग्रसित से। स्टैगर्ड शांतरित है, इक्लिप्स क्या है ग्रसित है। अगर मैं आपसे बात करूं स्थितिज ऊर्जा के बारे में, ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो स्थितिज ऊर्जा किस पे डिपेंड करती है, जितना ज़्यादा स्थायी होगा उसकी स्थितिज ऊर्जा उतनी ही कम होगी बेटा। तो किसकी ज़्यादा होगी, इक्लिप्स की, स्टैगर्ड से ज़्यादा होगी यानी कि ग्रसित की, शांतरित से ज़्यादा होगी। ग्रसित वाला कम स्थायी है, शांतरित वाला ज़्यादा स्थायी है। बात समझ में आती है आपको। और अगर मैं आपसे मोल अनुपात की बात करूं यानी कि मोल फ्रैक्शन की बात करूं तो मोल फ्रैक्शन की बात करूंगा तो बताओ, अगर एक डब्बे में इक्लिप्स और स्टैगर्ड की बात करूं तो कौन ज़्यादा बनना चाहेगा, शांतरित रूप में ज़्यादा मौजूद होगा या फिर ग्रसित में, जो स्थायी होगा उस रूप में ज़्यादा मौजूद होगा। तो बताओ शांतरित ग्रसित से ज़्यादा मोल अनुपात रख के बैठा होगा। बात समझ में आई। तो ये 5 पॉइंट मैंने आपको और लिखा है कि विकर्षण, दूरी, स्थायी स्थिति ऊर्जा, मोल अनुपात, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं मैं उस क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा रहा हूँ। विकर्षण पूछ लेगा आपसे, दूरी पूछ लेगा, स्थायी पूछ लेगा, स्थिति ऊर्जा, मोल अनुपात इस रूप में पूछ सकता है। तो मैंने आपको बता दिया ग्रसित ज़्यादा स्थायी होगा या शांतरित ज़्यादा स्थायी होगा। नेक्स्ट बात अपन बात करते हैं बेटा, मैंने सारे पॉइंट समझा दिए हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं सिर्फ लिखाने की बारी चल रही है अपनी, तो मैं ज़्यादा समझाने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूँ आपको। नेक्स्ट हमारे लिए क्या है बेटा, वान डर वाल विकर्षण और टॉर्शनल विकर्षण क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं अपन। तो वान डर वाल विकर्षण और टॉर्शनल विकर्षण के बारे में भी बिल्कुल लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे आप, वान डर वाल विकर्षण। वान डर वाल विकर्षण के बारे में मैंने क्या बताया था, बताओ बताओ, वान डर वाल विकर्षण के बारे में मैंने क्या बताया था। ठीक है, समूहों के बीच का विकर्षण क्या कहलाता है बेटा, वान डर वाल विकर्षण कहलाता है। ठीक है, त्रिविम
बाधा जो होती है, त्रिविम बाधा जो होती है, वो हमारा वान डेर वाल्स विकर्षण कहलाता है, ठीक है ना। स्टेरिक रिपल्शन यानी कि त्रिविम विकर्षण हमारा क्या कहलाता है, वान डेर वाल्स विकर्षण कहलाता है। यानी कि मैं बोलना चाहूँ तो यहाँ पर क्या बोलूँगा, समूहों में लगने वाला त्रिविम विकर्षण वान डेर वाल्स विकर्षण कहलाता है। और वान डेर वाल्स विकर्षण अगर ये है तो बताओ वान डेर वाल्स विकर्षण कहाँ पे ज़्यादा लगेगा, ग्रसित में या सांतरित में? ग्रसित में ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ग्रसित में आगे वाले कार्बन और पीछे वाले कार्बन की संयोजकता एक दूसरे के जस्ट आगे पीछे आ रही है, तो वहाँ पे क्या होगा बेटा, ज़्यादा हमारा वान डेर वाल्स विकर्षण होगा। यह ग्रसित रूप में अधिक होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन बात करें बेटा कौन सा, टॉर्शनल विकर्षण की बात कर लेते हैं। टॉर्शनल विकर्षण की बात कर रहे हैं बेटा, क्या होगा टॉर्शनल विकर्षण, बताओ भाई। टॉर्शनल विकर्षण के बारे में आपको बताया, एक वान डेर वाल्स विकर्षण के बारे में बताया था। वान डेर वाल्स विकर्षण क्या है, समूहों के साइज की वजह से लगता है। त्रिविम का मतलब क्या, त्रिविम का मतलब साइज है ना, आकार की वजह से। एक सुमो समूह, एक वो सुमो दूसरे सुमो से टकराता है तो वो आपस में गले नहीं मिल पाते, वो वाला चीज़ है वान डेर वाल्स विकर्षण। टॉर्शनल विकर्षण क्या है बेटा, बंद युग्म इलेक्ट्रॉनों के बीच का विकर्षण, बंद युग्म इलेक्ट्रॉनों के बीच का विकर्षण टॉर्शनल विकर्षण कहलाता है बेटा। आगे वाले बंद के इलेक्ट्रॉन और पीछे वाले बंद के इलेक्ट्रॉन के बीच का जो विकर्षण है बेटा, वो टॉर्शनल विकर्षण कहलाता है। यहाँ पे साइज वाइज की कोई बात नहीं चल रही, समूह समूह की बात नहीं चल रही, बंद युग्म इलेक्ट्रॉनों की बात चल रही है। बताओ किस में ज़्यादा होगा, क्योंकि ग्रसित में आगे वाला पीछे वाले को ग्रहण लगाता है बेटा, तो सबसे ज़्यादा पास में इलेक्ट्रॉन यहीं पे होंगे, तो यह भी ग्रसित में सबसे अधिक होगा। यह भी ग्रसित रूप में अधिकतम होता है, ठीक है। तो दोनों के दोनों ही किसमें अधिकतम है बेटा, वान डेर वाल्स और टॉर्शनल दोनों ही ग्रसित रूप में अधिकतम है। मैंने आपको देखो सब कुछ बता दिया, बंद कोण लिखवा दिया, मैंने आपको डायहेड्रल कोण लिखवा दिया, मैंने आपको ग्रसित शांति रूप के बारे में, स्क्यू रूप के बारे में लिखा दिया, संरूपण के बारे में मैंने आपको लिखा दिया, मैंने आपको टॉर्शनल विकर्षण, वान डेर वाल्स विकर्षण के बारे में लिखा दिया मैंने, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, बाकी की चीज़ें अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि आज ज़्यादा हो जाएगा। पहले आप इतना ही सोचिए कि संरूपण समाप्ता को मैंने जो समझाया उसकी थ्योरी आराम से पढ़ के फिर नेक्स्ट क्लास में अपन बाकी के बारे में बात करेंगे। और एनसीईआरटी से ज़रूर आप पढ़ के आएँ, ठीक है ना। खुद से पढ़ के आते हो तो एक व्यू बनता है ना, फिर उसको देखना कि सही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। थैंक यू सो मच।